हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। एक ऐसे टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिस पर लोग ज़्यादा बात नहीं करते। या तो जो लोग भी यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या तो उनका ध्यान इस तरफ जाता नहीं है, इतना दिमाग नहीं चलता, या नहीं तो फिर उनको जानकारी नहीं है, यही कह सकता हूँ मैं। तो देखिए, अच्छा, मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन आज मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये टाइम टाइम पर ये बताते रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग इंग्लिश जब सीखते हैं तो हमको कुछ बातों का बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ लोग जो हैं वो हमसे बिल्कुल अलग हैं। अगर आप क्लाइमेट देखें तो उनके यहाँ साल में 8, 9, 10 महीने ठंड पड़ती है, हमारे यहाँ साल में 8, 9, 10 महीने गर्मी पड़ती है। तो जो रहने का जो तरीका है, जो स्टाइल ऑफ लिविंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनका अलग है, हमारा अलग है। इससे क्या होता है कि जो बात करने का जो तरीका है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, व्यक्त करने का जो तरीका है, वो बदल जाता है। इसके अलावा उनकी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री में बहुत फ़र्क है। जैसे अपने यहाँ कई बार बोलते हैं ना, कोई गद्दार आदमी बोलते हैं ना, अरे ये तो जयचंद निकला, या ये तो जयचंद की औलाद निकला, ऐसे हम बोलते हैं। अब एक अंग्रेज़ जो अगर इंग्लैंड या अमेरिका से इंडिया में आया और वो हिंदी सीखने की कोशिश अगर कर रहा है, तो उसको ये बात समझने के लिए कि वो जयचंद है, या ये लाइन समझने के लिए, या जयचंद की औलाद है, उसको हमारी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो इस बात को समझ सकता है। ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उनकी हिस्ट्री में जो बातें हुई हैं वो उसको अपनी डेली लाइफ की बातचीत में उनको इस्तेमाल करते हैं, उन घटनाओं को, उनमें से कोई एक लाइन लेके। उनका धर्म, हमारा धर्म अलग है। उनके यहाँ क्रिश्चियनिटी है, हमारे यहाँ ज़्यादातर या तो हिंदुइज़्म है या इस्लाम है। तो हमारे उनकी किताब में, होली बुक में, बाइबल में जो बातें लिखी हुई है उसका उदाहरण देते हैं वो कई बार अपनी बातचीत में। अब अगर हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन होने के नाते, और बाइबल के हिसाब से जो उन्होंने कोई लाइन बोली, तो हमारी समझ में वो बात नहीं आएगी अगर हमको बाइबल की वो घटना के उस घटना के बारे में पता नहीं हो। ऐसे ही जैसे अपने यहाँ जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे रामायण है या कुरान है, जो भी है, तो इन किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं उसको हम अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। जैसे रामायण का एक दोहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब ये तो सिर्फ हम जानते हैं ना कि ये रामायण में लिखा गया था, तो ये अब ये सेंटेंस चलता आ रहा है बहुत टाइम से। तो दोस्तों, अच्छा, उनकी जो सभ्यता है, उनका जो सिविलाइजेशन है, वो कितना पुराना होगा? 2-2,500 साल, 3,000 साल पुराना है। हमारी जो सिविलाइजेशन वो 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, बल्कि कुछ लोगों के अनुसार तो ये लाखों साल पुरानी है, जो भी है, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा पुरानी है, यही सच है। तो उनके यहाँ बिल्कुल अलग माहौल है, हमारे यहाँ बिल्कुल अलग माहौल है। अगर फैमिली सिस्टम को देख लें तो उनके यहाँ तो बच्चा जब 18 साल का होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। माँ बाप के साथ नहीं रहते, लेकिन अपने यहाँ सब साथ में रहते हैं, अंत तक, बूढ़े होने तक साथ में रहने की कोशिश करते हैं। बहुत मजबूरी हो तभी अपने यहाँ लोग बच्चे घर छोड़ के जाते हैं कहीं बाहर नौकरी करने के लिए या जो भी करने के लिए। तो इससे क्या होता है, वो बिल्कुल अलग लोग हैं। देखिए, दिखने में भी अलग हैं, वो लंबे चौड़े कैसे होते हैं, हम कैसे हैं, तो सब कुछ अलग है। तो इसीलिए लैंग्वेज भी पूरी की पूरी अलग है। मैं इतना डिटेल में क्यों बताया आपको, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि हमको लगता है कि हिंदी में ये वर्ड है तो इसके लिए इंग्लिश में भी कोई वर्ड ज़रूर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों होगा? जब सब कुछ अलग है, उनकी सभ्यता अलग है, उनका रहना सहना अलग है, उनका सोशल फैब्रिक, सामाजिक ढांचा बिल्कुल अलग है हमसे, रिलीजन अलग है, सब कुछ है, तो क्यों वर्ड होगा? जैसे अब मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, हिंदी के ऐसे वर्ड्स जिनके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, और इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जिनके लिए हिंदी में कोई वर्ड नहीं। इंग्लिश से शुरू करता हूँ। जैसे केक इंग्लिश का वर्ड है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि केक हमारे यहाँ खाते ही नहीं थे। कहीं पर रामायण में लिखा हुआ है कि भगवान राम ने केक मंगवाया, कि बर्थडे था किसी का, नहीं है ना लिखा हुआ। तो हमारे यहाँ केक नहीं होता था, तो उसके लिए हिंदी में कोई वर्ड नहीं, आप केक ही बोलते ना उसको, कुछ और तो नहीं बोलते। आइसक्रीम को क्या बोलेंगे हिंदी में? कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आइसक्रीम हमारे यहाँ चलती ही नहीं थी। तो इसीलिए अब हमारी जो भाषा बनी, संस्कृत या हिंदी, संस्कृत से हिंदी निकली है, और संस्कृत तो हज़ारों साल पहले बनी थी, तब तो अंग्रेज़ थे भी नहीं। तो उस समय लोगों को थोड़ी ना मालूम था कि बाद में अंग्रेज़ आएंगे, फिर वो आइसक्रीम जैसी चीज़ बनाएंगे, उसके लिए हम अभी से वर्ड सोच के ही संस्कृत में बना देते हैं या हिंदी में बना देते हैं, ऐसा तो था नहीं। इसीलिए आइसक्रीम के लिए, केक के लिए हिंदी में कोई वर्ड नहीं है। जैसे उनके जो फल होते हैं, जैसे चेरी, अब हमारे यहाँ खेती नहीं होती थी, अब होने लगी है खेती, क्योंकि अब तो दुनिया एक हो गई है इंटरनेट के कारण, बिजनेस के कारण। तो अब अपने यहाँ चेरी की खेती होती है, लेकिन प्राचीन समय में तो नहीं होती थी। इसलिए चेरी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उसके लिए वर्ड ही नहीं है। हमारे यहाँ जो चीज़ होती ही नहीं थी, तो उनको सपना तो आना नहीं था ना कि उसके लिए हम अभी से एक वर्ड बना के रख लेते हैं एडवांस में। स्ट्रॉबेरी को क्या बोलेंगे हिंदी में? कुछ नहीं बोल सकते ना, कुछ नहीं बोल सकते।
क्यों? क्योंकि स्ट्रॉबेरी हमारे यहाँ होती ही नहीं थी। तो उनके यहाँ की ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं। जैसे क्रिकेट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप? कुछ नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ क्रिकेट खेलते ही नहीं थे। है हमारी किसी प्राचीन पुस्तक में लिखा हुआ है क्रिकेट के बारे में? नहीं ना, हमारे यहाँ खेल होता ही नहीं था। हमारे यहाँ तो कबड्डी खो खो अपने यहाँ खेलते थे लोग। तो क्रिकेट के लिए हिंदी में कोई वर्ड नहीं है। फुटबॉल के लिए कोई वर्ड है हिंदी में? नहीं है ना। फुटबॉल को फुटबॉल ही बोलते हैं ना, कोई वर्ड नहीं है हिंदी में, क्योंकि ये खेल हमारे यहाँ होते नहीं थे। हॉकी को क्या बोलते हैं हिंदी में? कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ लोगों ने जो बड़े स्मार्ट होते हैं या थोड़ा उनका क्रिएटिव होते हैं, बहुत रचनात्मक दिमाग होता है, तो वो कोई ट्रांसलेशन बना देते हैं उसका। आप अनुवाद तो करके कोई वर्ड बना सकते हैं अपनी तरफ से, बट जो आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली तो कोई वर्ड नहीं है ना, नहीं है। ट्रेन, हमारे यहाँ तो ट्रेन चलती नहीं, हमारे तो रथ चलते थे या बैलगाड़ी चलती थी। तो ट्रेन के लिए तो हिंदी में कोई वर्ड नहीं है। मैंने ऐसे एक वीडियो बनाया था, तो किसी ने मुझे कहा कि सर रेलगाड़ी बोलते हैं ना। अब देखिए, रेलगाड़ी का कोई क्या मतलब है? रेल इंग्लिश का वर्ड है एक्चुअली। रेल का मतलब होता है पटरी जिस पर ट्रेन चलती है। अब ये तो हम लोग इंडियन लोग बहुत क्रिएटिव है ना, हमने एक वर्ड इंग्लिश का ले लिया रेल, और दूसरा वर्ड हिंदी का ले लिया गाड़ी, और एक नया वर्ड बना दिया रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कोई हिंदी का वर्ड नहीं है, रेल इंग्लिश का वर्ड है, तो हिंदी का वर्ड कैसे हो जाएगा? तो ट्रेन को भी आप हिंदी में कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, इंग्लिश को इस तरीके से हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो जो हम सीख रहे हैं ना पुराने ढर्रे पर, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वो ठीक है, वो तो सीखना पड़ेगा, बेसिक इंग्लिश है वो। बट जब वो सीख लेते हैं तो उसके बाद असली बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपको हिंदी के वर्ड्स बताता हूँ जिनके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। अब देखिए, जैसे हिंदी में एक वर्ड है खिचड़ी, खाने की चीज़ है, हम लोग तो खाते हैं, बट इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे खिचड़ी को? अंग्रेज थोड़ी ना खिचड़ी खाते बना के, खाते हैं चावल और दाल उबाल के खिचड़ी बना के खाते हैं अंग्रेज, नहीं ना। वो तो दिन में 3 बार मीट खाते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में। ठंडी जगह है, मीट नहीं खाएंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। तो खिचड़ी के लिए कोई वर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सावधानी का वर्ड बोलना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब पर बड़े महारथी एक से एक भरे हुए हैं, बोल रहे हैं दोस्तों खिचड़ी को इंग्लिश में ये बोलते हैं, सब बेकार की बात है। मिलता जुलता वर्ड वो बता सकते हैं, एक्यूरेट एग्जैक्ट वर्ड कोई भी नहीं है। खीर जो हम लोग बना के खाते हैं, खीर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंग्रेज खाता है इंग्लिश खीर चावल और दूध उबाल के? नहीं ना, इसलिए इंग्लिश में उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। तो खीर के लिए, खिचड़ी के लिए कोई वर्ड नहीं है। हमारे जो खेल है कबड्डी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जब अंग्रेज खेलता ही नहीं है कबड्डी, उसको मालूम ही नहीं था कि कबड्डी क्या होती है, तो कैसे वर्ड बना लेता वो? तो इंग्लिश में उसके लिए कोई वर्ड नहीं है ना। जैसे खो खो हम खेलते हैं, तो खो खो अंग्रेज तो नहीं खेलते थे खो खो, तो उन्होंने उसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं बनाया, तो वो उसको खो खो ही बोलेंगे। जैसे हम फुटबॉल को फुटबॉल ही बोल रहे हैं, हिंदी में कोई वर्ड ही नहीं है, वैसे वो कबड्डी को कबड्डी बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी कोई वर्ड नहीं है। हमको इन बातों को समझना चाहिए। लिमिटेशन, हर लैंग्वेज की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। अब कुछ विवादास्पद वर्ड बताता हूँ जिन पर विवाद होता है। जैसे गोलगप्पे को क्या बोल सकते हैं आप इंग्लिश में? अंग्रेज थोड़ी ना खाते गोलगप्पे, उनको क्या मालूम गोलगप्पे क्या होता है? और उतना मसाला खाएंगे तो बचेंगे जिंदा? वो तो खाते नहीं मसाला बिल्कुल भी। तो गोलगप्पे के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं हो सकता। हाँ, जबरदस्ती का ट्रांसलेशन कर सकते हैं कुछ लोग। मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत ऐसे एक से एक महारथी भरे हुए हैं जो बोलते हैं कि गोलगप्पे को दोस्तों वाटर बॉल बोलते हैं। वाटर बॉल का मतलब है पानी से भरी हुई गेंद, तो पानी से भरी हुई गेंद थोड़ी है गोलगप्पे, नहीं है ना। ये तो जबरदस्ती का ट्रांसलेशन है। कुछ लोग बोलते हैं वाटर शॉट्स, टकीला शॉट है वाटर शॉट्स ये जबरदस्ती का बनाया हुआ वर्ड है, कोई ओरिजिनल वर्ड नहीं है। तो ये जबरदस्ती वाले वर्ड से तो काम नहीं चलेगा। ओरिजिनल वर्ड कोई नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ गोलगप्पे होते ही नहीं थे। जो चीज़ उनको मालूम नहीं थी, जो उनके सामने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है जिस बात का, उसके लिए वर्ड कैसे बना लेंगे जो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसे ही जूठा बोलते लोग, जूठा। अब देखिए, जूठे का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू धर्म में है। अंग्रेज थोड़ी जानते जूठा क्या होता है, तो बना रहे उसी में से खाते। मैंने देखा हुआ उनको टेस्ट करके बोला ओह वेरी नाइस, फिर उसी में से सबको दे रहे हैं। तो जूठे के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। अब बहुत लोग बता रहे हैं यूट्यूब पर ये है वो है, सब बेकार की बात है। जूठे के लिए कोई वर्ड नहीं। हाँ, जो प्लेट में जूठन छूट जाती है उसके लिए बोल सकते हैं आप, कोई वर्ड है। बट जूठे के लिए इंग्लिश में जो जूठा जो कॉन्सेप्ट है, अरे यार ये पानी जूठा हो गया, ये खाना जूठा हो गया, इसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि अंग्रेज समझते ही नहीं जूठा क्या होता है, तो वर्ड कैसे बनाते। तो हमको इन बातों को समझते हुए हमको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हर लैंग्वेज की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश के हर वर्ड के लिए हिंदी में कोई वर्ड होगा, या हिंदी के हर वर्ड के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड होगा। जैसे पूजा जो हम करते हैं,
तो देखिए अंग्रेज़ों की जो पूजा होती है वो ज़्यादातर मानसिक पूजा होती है। कैसे पूजा करते हो? अपना जीसस क्राइस्ट को याद करते हैं या मदर मेरी को याद करते हो कि ओ लॉर्ड फादर सन एंड द होली स्पिरिट, ऐसे बोलते हो। उनकी पूजा मानसिक ज़्यादा एक कैंडल जलाते हो। अब आप देख लीजिए हमारे यहाँ कैसी पूजा होती है। हमारे यहाँ कर्म कांड वाली पूजा होती है। भगवान को फूल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाया, शंख बजाया, नारियल फोड़ा, घंटी बजाई, भजन गाया, ये कर्म कांड वाली, इसको वर्शिप थोड़ी बोल सकते हैं। अंग्रेजों की पूजा को वर्शिप बोलते हैं, लेकिन क्या हमारी पूजा को वर्शिप बोला जाए? वर्शिप मानसिक पूजा है। तो खैर अब तो ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी में पूजा वर्ड आ चुका है, इसीलिए अब आप पूजा वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा करने को परफॉर्म पूजा बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो ये बारीकियाँ हैं इंग्लिश लैंग्वेज की जिनको हमको समझना चाहिए। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, इन बातों को समझते हुए हमको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हम सही मायने में इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकें। आपको 2-3 टिप्स देता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपको ठीक से समझ के सीखना है। वैसे आजकल तो बहुत ही अजीब बातें चल रही हैं कि ये 10 सेंटेंस सीख लो तो अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, ये होगा, सब बेकार की बात है। देखिए, एक तो पढ़ाई करनी पड़ती है, दूसरे क्या समझना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि अगर आपको इंग्लिश सही मायने में सीखनी है तो अंग्रेज़ लोगों का सोशल लाइफ क्या है, सोशल फैब्रिक क्या है, उनका सोचने का तरीका क्या है, वो अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए आपको उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। वो कैसे डेली बेसिस पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, किसी बात को उनका बोलने का तरीका क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका कल्चर क्या है। तो आपको अंग्रेजी खुद ब खुद ठीक से समझ में आने लग जाएगी। तो दोस्तों ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी, और ये सारी बातें इसलिए ट्रिगर हुई कि आज मुझसे किसी ने पूछा यूट्यूब पर कि सर माथा टेकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंग्रेज़ माथा टेकते हैं क्या? अंग्रेज़ कभी माथा नहीं टेकते, इसलिए इसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। अब ज़बरदस्ती कुछ बना सकते हैं। हाँ, दंडवत प्रणाम करने के लिए प्रोस्ट्रेट एक वर्ड है, मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि दंडवत प्रणाम तो अंग्रेज़ भी करते हैं, किसी के सामने झुक के दया की भीख मांगना इत्यादि के लिए वो करते होंगे। भगवान के सामने तो नहीं करते वो दंडवत प्रणाम, भगवान सामने तो सिर्फ मतलब उनके धर्म में जो होता है ये करते हैं बस। तो दोस्तों ऐसी तो हमको ये नहीं जिद पकड़ लेनी चाहिए कि नहीं कोई ना कोई वर्ड तो होगा, नहीं क्यों होगा, नहीं है ना, क्योंकि वो हमसे बिल्कुल अलग है, हम उनसे बिल्कुल अलग है। मुझे उम्मीद है एक ही बात को मैंने कई बार बताया, आप अच्छी तरह से समझ गए। तो इन बातों को समझते हुए आपको इंग्लिश सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर आप सही मायने में इंग्लिश को समझना चाहते, जैसा मैं बता रहा था, आपको फिल्म्स देखनी चाहिए या उनके जो सीरियल्स होते हैं वो देखने चाहिए आपको, और इंग्लिश सॉन्ग्स आपको सुनने चाहिए। आपकी समझ में आएगा कि अंग्रेज लोग कैसे लोग होते हैं और कैसे अपनी बात को कहते हैं। फिर उस हिसाब से इंग्लिश को सीखना चाहिए। राम आम खाता है वाले हिसाब से इंग्लिश को नहीं सीखना चाहिए, वरना असली बात कभी समझ में नहीं आती। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आप सही तरीके से इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी आपको ऐसी बातें बताता रहूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इन बातों का पता चले। एक बात और, मेरे चैनल पर 1200 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपके लगभग हर सवाल का जवाब आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप जाके उधर देखिए, सर्च करिए कि कौन कौन सी वीडियोज़ हैं। एक से एक दोस्तों अनमोल वीडियोज़ हैं, और मेरे वीडियोज़ ऐसे हैं, अनछुए टॉपिक्स पर हैं जिनको आज तक कभी किसी ने ट्राई नहीं किया था। तो और आधे से ज़्यादा वीडियोज़ मेरे कॉपी हो चुके हैं मेरे टॉपिक्स प्रोनाउंसिएशन के, आपको मालूम ही है, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करें उनको मालूम है। तो दोस्तों अच्छी बात है कि हर किसी के सामने नॉलेज स्प्रेड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर मेरी बताई गई बातों से फ़ायदा हो रहा है लोगों को और दूसरे लोग भी उनको कॉपी करके दूसरे लोगों को बता रहे हैं, तो असल में तो फ़ायदा स्टूडेंट्स का हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगली बार मैं आपको फिर से कोई कमाल की बात बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ा प्यार और सपोर्ट मुझे मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं और फिर से कोई नई चीज़ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।